गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ प्राज्ञ शर्मा और मैं एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका कुहू इंटरनेशनल स्कूल की ऑनलाइन क्लासेज में। अब तक की ऑनलाइन क्लासेज में अपन ने टेंसेस का अध्ययन किया और टेंस की जो सीरीज़ चल रही थी उस सीरीज़ में अपन ने प्रेजेंट टेंस को कम्प्लीटली स्टडी कर लिया। प्रेजेंट में अपन ने प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट एंड कंटिन्यूअस के बारे में जानकारी हासिल की। आज आप मेरे साथ पढ़ेंगे पास्ट टेंस। ठीक है, आज का जो अपना टॉपिक है वो है पास्ट टेंस कि पास्ट होता क्या है, पास्ट को कितने भागों में डिवाइड किया गया है और किस किस प्रकार से डिवाइड किया गया है। तो लेट्स स्टार्ट पास्ट टेंस। देखिए, पास्ट टेंस क्या होता है। अपन बोलते हैं कि पास्ट टेंस की जो डेफिनेशन है वो डेफिनेशन है कि ए वर्ब, कोई भी एक क्रिया एक्सप्रेसिंग जो अभिव्यक्त करती है एन एक्शन, किसी एक कार्य को, दैट हैज हैपन्ड ऑलरेडी, जो हैज हैपन ऑलरेडी, पहले ही हो चुका है। अर्थात क्रिया का वह रूप जो यह दर्शाता है कि कोई कार्य वक्ता के कहे गए समय से पहले ही पूरा हो गया है, वो क्या होता है, वो होता है पास्ट टेंस। इससे आगे और अ स्टेट या फिर किसी एक अवस्था को, किसी एक हालत को बतलाता है दैट प्रीवियसली एग्जिस्ट, जो पहले एग्जिस्ट अस्तित्व में थी। ठीक है, कि नॉर्मली अपन कह सकते हैं कि क्रिया का वह रूप जो वक्ता के बोले गए समय से पहले ही किसी कार्य के पूर्ण होने की जानकारी दे या फिर किसी एक ऐसी अवस्था के बारे में जानकारी दे जो अवस्था कहे गए समय से पहले ही स्थित थी, उनके बारे में जानकारी देने का जो काम करता है, वो जो काम होता है उस काम को अपन शो करते हैं पास्ट टेंस के माध्यम से। ठीक है, ये है अपना पास्ट टेंस। अब अपन एग्जाम्पल की बात करते हैं कि पास्ट टेंस जो होता है वो उसके एग्जाम्पल क्या होते हैं। जैसे देखिए, अपन बोलते हैं आई वेंट टू जयपुर, कि मैं जयपुर गया। ठीक है, मैं जयपुर गया, कब गया कोई मालूम नहीं है ना, लेकिन जब मैंने इस सेंटेंस को बोला है कि मैं जयपुर गया तो निश्चित सी बात है अब से पहले ही गया, जो पहले का टाइम था उस टाइम में ही जयपुर जाने का काम हुआ। उसी प्रकार वी वर रीडिंग टेंसेज, हम टेंस पढ़ रहे थे, अभी थोड़ी पढ़ रहे हैं, पढ़ रहे थे कब, उस समय में जो समय जा चुका है। तो वी वर रीडिंग टेंस, ये भी पास्ट हो गया। अगला है द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर आई रीच द स्टेशन, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले रेलगाड़ी जा चुकी थी। अर्थात जब मैं पहुंचा रेलगाड़ी उससे पहले ही रवाना हो गई, तो रेल के रवाना होने का काम भी पास्ट टेंस में ही हुआ, गुजरे हुए समय में हुआ। उसी प्रकार ही हैड बीन वाटरिंग द प्लांट सिंस मॉर्निंग, वह सुबह से पौधों को पानी दे रहा था। कब से, सुबह से, अब सुबह थोड़ी है, अब तो नहीं है ना सुबह। ठीक है, तो ये जितनी भी एक्शन है ये सारे के सारे एक्शन कौन से टेंस को दिखाते हैं, ये दिखाते हैं पास्ट टेंस को। वापस रिपीट करता हूं, क्रिया का वह रूप जो ये बताए कि कार्य वक्ता के कहे गए समय से पहले पूरा हो चुका है या फिर कोई भी एक ऐसी हालत या अवस्था जो वक्ता के कहे गए समय से पहले ही थी, अब नहीं है, इनको दर्शाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, उसे अपन बोलते हैं पास्ट टेंस। क्लियर है। अब आगे अपन बात करें पास्ट टेंस की, तो जैसे प्रेजेंट टेंस के 4 एस्पेक्ट थे, प्रेजेंट टेंस की 4 सब कैटेगरियां थी, उसी प्रकार से पास्ट टेंस की भी 4 सब कैटेगरीज हैं। कितनी है, 4, या फिर यूं कहो कि पास्ट टेंस को भी प्रेजेंट टेंस की तरह से ही 4 भागों में बांटा गया है, जो इस प्रकार है। ये अपना पास्ट टेंस है जिसमें सबसे पहला भाग होता है सिंपल पास्ट। कौन सा होता है, सिंपल पास्ट, जिसे अपन कह सकते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक, दूसरा होता है पास्ट कंटिन्यूअस, तीसरा होता है पास्ट परफेक्ट और चौथा होता है अपन का पास्ट परफेक्ट एंड कंटिन्यूअस। क्लियर है कि पास्ट टेंस की 4 सब कैटेगरीज हैं, जिसमें फर्स्ट है
पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल पास्ट, सेकंड इज पास्ट कंटिन्यूअस, थर्ड इज पास्ट परफेक्ट एंड फोर्थ इज पास्ट परफेक्ट एंड कंटिन्यूअस। क्लियर है? ठीक है, अब इससे आगे इसको स्टडी करते हैं तो अब बात आती है एक टेंस की कि पास्ट टेंस की 4 कैटेगरीज हैं। मैं जयपुर गया, पास्ट इंडेफिनिट का है। मैं जयपुर जा रहा था, पास्ट कंटिन्यूअस का है। ठीक है, मैंने खाना खा लिया था, पास्ट परफेक्ट का है। और मैं सुबह से पढ़ रहा था, पास्ट परफेक्ट एंड कंटिन्यूअस का है। ये 4 वाक्य तो अपन के समझ में आते हैं कि कौन कौन से टेंस को बिलोंग करते हैं। लेकिन सपोज करो किसी ने अपने सामने एक सेंटेंस बोल दिया, मैं एक बालक था, ना तो इसमें आ ई ए की ध्वनि आई, ना ही इसमें रहा था रही थी रहे आए, ना ही इसमें चुका था चुकी थी चुके आए, और ना ही इसमें से रहा था से रही थी आए। मैं एक बालक था, इसमें तो केवल क्या आया, था थे थी। ठीक है, तो आज अपन को जो मेन स्टडी करनी है वो स्टडी करनी है था थे थी वाले वाक्यों की। किनकी? था थे थी वाले वाक्यों की। और जब वाक्य था थे थी से संबंधित होता है तो उसे अपन नाम देते हैं नॉन एक्शन पास्ट टेंस। क्या नाम देते हैं? नॉन एक्शन पास्ट टेंस। क्लियर है? अब अपन समझते हैं कि नॉन एक्शन पास्ट टेंस होता क्या है। तो देखिए, नॉन एक्शन पास्ट टेंस जिन हिंदी वाक्यों के अंत में, क्या? जिन हिंदी वाक्यों के अंत में था थे थी आया हो एवं जिन वाक्यों में कर्ता द्वारा कोई काम नहीं किया गया हो। 2 चीजें हैं। एक तो पहली चीज, वाक्य के अंतिम क्या होना चाहिए? वाक्य का अंतिम शब्द था थे थी, इन तीनों में से कोई एक होना चाहिए। और दूसरी चीज क्या है? दूसरी चीज ये है कर्ता द्वारा। किसके द्वारा? कर्ता के द्वारा कोई काम नहीं किया गया हो, अर्थात वाक्य में जो सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट ने हाथ पैर नहीं चलाए हों, उसके द्वारा कोई भी एक्शन नहीं किया गया हो। उन वाक्यों को नॉन एक्शन पास्ट टेंस में जाना जाता है। उन वाक्यों को अपन कौन से टेंस में जानते हैं? उन वाक्यों को अपन नॉन एक्शन पास्ट टेंस में जानते हैं। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, नॉन एक्शन। नॉन एक्शन का मतलब एक्शन नहीं होना, क्रिया का नहीं होना। क्लियर है? तो वे वाक्य जिनमें कोई क्रिया नहीं होती है, अर्थात कर्ता के द्वारा कोई काम नहीं होता है, और जिन वाक्यों के अंत में था थे थी तीनों में से किसी एक का प्रयोग होता है, वो वाक्य पास्ट टेंस के नॉन एक्शन सेक्शन में रखे जाते हैं। क्लियर है? जैसे वह व्यक्ति धनवान था, वह व्यक्ति धनवान था, वाक्य का अंतिम शब्द क्या है? था। ठीक, और वाक्य का सब्जेक्ट क्या है? वह। अब इस वह ने कोई काम किया है क्या? वह व्यक्ति धनवान था, वह ने कोई काम किया? चलने का, उठने का, बैठने का, खाने का, पीने का, पढ़ने का, कोई एक्शन किया? नहीं किया। तो वाक्य का अंतिम शब्द था थे थी में से कोई एक है और वाक्य में कर्ता ने कोई काम नहीं किया, इसलिए ये वाक्य कौन से टेंस में बिलोंग करेगा? ये बिलोंग होगा नॉन एक्शन पास्ट टेंस में। उसी प्रकार दूसरा है सैनिक बहुत बहादुर थे। यहां क्या आया? वाक्य का लास्ट वर्ड थे आया। सब्जेक्ट क्या है वाक्य का? सैनिक। अब सैनिकों ने क्या काम किया? लड़ाई लड़ने का काम किया? नहीं किया। मैंने ये थोड़ी कहा कि सैनिकों ने लड़ाई लड़ी, ना मैंने ये कहा कि सैनिक लड़ रहे थे। मैं तो केवल बता रहा हूँ सैनिक बहुत बहादुर थे। सैनिकों की अवस्था थी बहादुर, जो बीते हुए समय में थी। तो वाक्य का अंतिम शब्द है थे और वापस वाक्य का कर्ता सैनिक, इसने कोई भी काम नहीं किया। तो ये वाला वाक्य भी कौन से टेंस में चला गया? ये वाला वाक्य भी पास्ट के नॉन एक्शन वाले सेक्शन में चला गया। क्लियर है? आगे बात समझ में कि नॉन एक्शन क्या होता है। ठीक है, अब बात करते हैं नॉन एक्शन को बनाया किस प्रकार जाता है, कि नॉन एक्शन जो सेंटेंसेज होते हैं उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट किस प्रकार करेंगे। बेसिक चीज तो यही है, मेन काम तो अपन का यही है कि इंग्लिश ट्रांसलेशन कैसे करेंगे। तो देखिए, इंग्लिश ट्रांसलेशन के लिए अपने पास है इन वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए। किन वाक्यों को? उन वाक्यों को जिनका अंतिम शब्द था थे थी होता है और वाक्य में कोई एक्शन नहीं होता है। उन वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए वर्ब के रूप में
वॉज और वर का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है वर्ब के रूप में? वॉज और वर का। या तो आप वाज का यूज करोगे या फिर आप वर का यूज करोगे। कैसे करोगे? देखिए एग्जाम्पल है, मोहन वाज अ टेलर। मोहन एक दर्जी था। अपन ने काय का यूज किया? वाज का। मोहन एक दर्जी था आ गया और वाक्य में कोई काम नहीं हुआ तो अपन ने किसकी सहायता से बनाया? वॉज की सहायता से। दूसरा है दे वर इन जयपुर, वे जयपुर में थे। वाक्य में क्या आया? थे। और जयपुर में थे, काम थोड़ी कर रहे थे जयपुर में, कुछ केवल थे जयपुर में, अवस्था थी, रह रहे थे, जो भी कर रहे थे, ठीक है ना। तो फिर वाक्य में कोई काम नहीं हुआ, फिर अपन ने किससे मदद ली? वाज और वर से, ठीक है। तो इन वाक्यों को काय से बनाया जाता है? वॉज और वर की सहायता से बनाया जाता है। अब बात आती है वॉज और वर का प्रयोग। तो वॉज और वर की सहायता से तो बना देंगे, लेकिन वॉज का यूज कब हो और वर का यूज कब हो? दो हैं अपने पास, तो दोनों में तो चक्कर पड़ता ही पड़ता है कि कौन सी चीज को लगाएं। तो देखिए सबसे पहले जो है वो है वॉज। क्या है? वॉज। वॉज का यूज कब करते हैं अपन? कि यूज वॉज व्हेन यू मीन वन पर्सन और थिंग्स। यूज वॉज, वॉज का प्रयोग करो व्हेन यू मीन, जब आपका मतलब वन पर्सन और थिंग, एक व्यक्ति और एक वस्तु से हो। क्या हो? कि जब आपका मतलब एक व्यक्ति और एक वस्तु से हो तब आप किसका यूज करो? वॉज का यूज करो। कहने का मतलब अपन कह सकते हैं कि वॉज का यूज अपन को कहाँ करना है भैया? अपन को करना है एक वचन में, ठीक है। जैसे यदि वाक्य का सब्जेक्ट क्या है? आई है, वाक्य का सब्जेक्ट ही है, वाक्य का सब्जेक्ट शी है, वाक्य का सब्जेक्ट इट है, या फिर कोई सिंगुलर नेम आ जाए। सिंगुलर नेम कैसे आ जाए? जैसे वाक्य में सब्जेक्टिव पोजीशन पर क्या आ गया? राम, ये आ गया। तो आप किसका यूज करोगे? उसके साथ आप यूज करोगे वॉज का। क्लियर है? सेकंड है अपने पास वर, ठीक। तो देखिए वर का यूज कहाँ करना है? यूज वर व्हेन यू मीन मोर देन वन पर्सन और थिंग्स। यूज वर, वर का प्रयोग करो व्हेन यू मीन, जब आपका मतलब है मोर देन वन पर्सन और थिंग्स, एक से ज्यादा व्यक्ति या वस्तु। कि जब आप एक से ज्यादा व्यक्ति या एक से ज्यादा वस्तु के बारे में बतलाते हो तो आप किसका यूज करते हो? आप यूज करते हो वर का। तो इसको अपन ये कह सकते हैं वर का यूज जो होता है वो कब होता है भैया? वर का यूज होता है बहुवचन में। जैसे यदि सब्जेक्ट यू है, वी है, दे है, ठीक है, या फिर प्लूरल नाउन आ जाती है। प्लूरल नाउन में जैसे आ गया अपने पास राम एंड सीता, ये प्लूरल नाउन में आ गया तो अपन किसका यूज करेंगे? अपन यूज करेंगे वहां पर वर का। क्लियर है? वॉज वर का यूज, सिंगुलर के साथ वॉज और प्लूरल के साथ वर। क्लियर है? अब चलते हैं अपन सेंटेंस पर, ठीक है, कि इनकी सहायता से अपन इंग्लिश ट्रांसलेट करेंगे। तो इंग्लिश ट्रांसलेशन के लिए अपन को सेंटेंस की जानकारी होनी चाहिए। जब टेंस पढ़ते हैं तो सेंटेंस कितनी कैटेगरी के होते हैं? 4 कैटेगरी के। कितने? 4। सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस, यही 4 कैटेगरीज होती है ना। तो अपन बात करते हैं सिंपल सेंटेंस, सकारात्मक वाक्य की, जिसे अपन क्या बोलते हैं? अफर्मेटिव सेंटेंस। क्या बोलते हैं अपन? अफर्मेटिव, साधारण वाक्य या फिर सकारात्मक वाक्य, ठीक है। जब इस टेंस का वाक्य अफर्मेटिव होता है तो सबसे पहले क्या करना है भैया? सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट के बाद वॉज या वर में से किसी एक को लगाना है और उसके बाद कॉम्प्लीमेंट लिख देना है। क्या करना है? कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट में क्या हो सकता है? कोई नाउन हो सकती है या फिर एडजेक्टिव हो सकता है या फिर नाउन प्लस एडजेक्टिव हो सकता है, ठीक है। ये चीज कॉम्प्लीमेंट में आ जाती है। क्लियर है? सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वॉज वर में से कोई एक चीज और उसके बाद कॉम्प्लीमेंट। अब अपन एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल है राम मेरा दोस्त था, ठीक है। शुरू से आइडेंटिफाई करो, वाक्य का अंतिम शब्द था, ठीक है, वाक्य का कर्ता राम। अब राम ने कोई काम किया? नहीं किया। दोस्त था तो था से पास्ट टेंस और राम ने कोई काम नहीं किया तो नॉन एक्शन पास्ट टेंस। क्लियर है? नॉन एक्शन पास्ट टेंस किसकी मदद से बनता है? वॉज और वर की मदद से। तो सबसे पहले क्या लिखना है? सब्जेक्ट। तो देखिए सब्जेक्ट क्या है अपने पास? राम, ये हुआ राम,
ठीक। फिर वॉज वर्ब में से कोई एक चीज लिखनी है तो राम एक वचन है, एक वचन के साथ क्या यूज होता है, वॉज। ये हो गया वॉज। अब बचा कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट में नाउन या प्रोनाउन आ सकता है या नाउन और एडजेक्टिव आ सकता है। तो मेरा दोस्त था, ये हो गया माई फ्रेंड, एडजेक्टिव प्लस नाउन। क्लियर है। सेकंड सेंटेंस देखिए, तुम गंगापुर में थे। ठीक, क्या आया, थे, और सब्जेक्ट क्या है, तुम। तुमने कोई काम किया, नहीं किया, नहीं किया तो वापस नॉन एक्शन, और नॉन एक्शन है तो सबसे पहले सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, यू। क्लियर। उसके बाद वॉज और वर में से एक, तुम प्लूरल होता है, बहुवचन में माना जाता है, इसलिए क्या होगा, वर। क्लियर है। उसके बाद कॉम्प्लीमेंट में क्या बचा, इन गंगापुर सिटी। तुम गंगापुर में थे, यू वर इन गंगापुर सिटी। क्लियर है। थर्ड एग्जाम्पल है, वे बहुत बहादुर थे, वापस थे, सब्जेक्ट वे ने कोई काम किया, नहीं किया, नहीं किया तो नॉन एक्शन पास्ट टेंस। क्लियर। ठीक, कैसे फॉर्मेट करेंगे, बनाएंगे कैसे, इसका फॉर्मूला क्या है, सबसे पहला सब्जेक्ट, सब्जेक्टिव पोजीशन पर वे को क्या बोलते हैं, दे। ठीक, उसके बाद वॉज वर्ब में से एक, ठीक है, तो दे प्लूरल है, एक से ज्यादा होते हैं, एक से ज्यादा के लिए वर। अब क्या बचा, बहुत बहादुर। बहुत बहादुर को क्या बोलेंगे, वेरी ब्रेव। सेंटेंस कंप्लीट हुआ, दे वर वेरी ब्रेव। क्लियर है। ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, वेरी सिंपल। इसके बाद चलते हैं सेकंड सेक्शन, नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य। अपन बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि नेगेटिव क्या होता है, वो वाक्य जिसमें ना या नहीं का प्रयोग हुआ हो। हिंदी में क्या होगा, ना या नहीं, और इंग्लिश में क्या होगा, नो, नॉट और नेवर। यही होता है, वो वाक्य नेगेटिव होते हैं। ठीक है, नेगेटिव होगा तो नेचुरल सी चीज है, अपन वाक्य को नकारात्मक बनाएंगे। नकारात्मक में अपन ने एक चीज बहुत पहले ही सीख ली कि नकारात्मक में अपन क्या यूज करेंगे, नॉट। और इस नॉट की पोजीशन सेंटेंस में कौन सी होती है, तीसरी। कि जब एडवर्ब के रूप में नॉट आता है सेंटेंस में तो पोजीशन कौन सी होती है, थर्ड नंबर की पोजीशन। और यदि नॉट के अलावा कोई और एडवर्ब आता है तो पोजीशन कौन सी होती है, सेकंड नंबर की पोजीशन। क्लियर है। तो देखिए, सबसे पहले अपन यूज करेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद यूज करेंगे वॉज और वर में से कोई एक चीज, उसके बाद नॉट, और नॉट के बाद कॉम्प्लीमेंट। क्लियर है। देखिए फर्स्ट एग्जांपल, वह चतुर नहीं था। ठीक है, तो वह सब्जेक्ट हो गया, ये हुआ ही के साथ वॉज और वर में से कोई एक चीज लगानी है, तो ही सिंगुलर है तो ये हो जाएगा वॉज, ही वॉज। ठीक है, थर्ड पोजीशन नॉट की है तो ये हो गया नॉट, ही वाज नॉट। ठीक, अब क्या बचा, चतुर, तो ये कॉम्प्लीमेंट, क्लेवर। ही वाज नॉट क्लेवर, वह चतुर नहीं था। उसी प्रकार वे ईमानदार नहीं थे। ठीक, ईमानदार नहीं थे, सब्जेक्ट वे को क्या बोलेंगे, दे प्लूरल है तो वॉज वर्ब में से क्या आएगा, वर। थर्ड पोजीशन पर नॉट लगाना है, ये नॉट, और ईमानदार को बोलते हैं अपन हॉनेस्ट। सेंटेंस कंप्लीट हुआ, दे वर नॉट हॉनेस्ट, वे ईमानदार नहीं थे। थर्ड सेंटेंस है, हम शरारती नहीं थे। ठीक, हमको क्या कहते हैं, वी। ये वी प्लूरल है तो वी के साथ वर, तीसरी पोजीशन पर नॉट, और उसके बाद शरारती को क्या बोलते हैं, नॉटी। तो सेंटेंस कंप्लीट हुआ, वी वर नॉट नॉटी, हम शरारती नहीं थे। क्लियर। इसके बाद चलते हैं अपन थर्ड सेक्शन की ओर, जो है अपना इंटेरोगेटिव सेक्शन। ठीक है, कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, अपन बखूबी जानते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंस ऐसे वाक्य जिनमें कर्ता से प्रश्न पूछा जाए या कर्ता किसी से प्रश्न पूछे, वही प्रश्नवाचक होते हैं। और जो प्रश्नवाचक होते हैं वो अपन जानते हैं बहुत अच्छी तरीके से कि दो प्रकार के होते हैं। पहला तो होता है ऐसा वाक्य जो किससे चालू हो, हेल्पिंग वर्ब से, और दूसरा वो होता है जो किससे चालू हो, WH वर्ड से। और ये भी अपन सीख चुके हैं बहुत अच्छी तरह के, हेल्पिंग वर्ब से कौन सा स्टार्ट होता है और WH वर्ड से कौन सा स्टार्ट होता है। हिंदी के किसी भी वाक्य का प्रथम शब्द क्या हो तो वह वाक्य अंग्रेजी में हेल्पिंग वर्ब से ही स्टार्ट होगा। और यदि हिंदी के किसी वाक्य में कर्ता के बाद कहीं भी कोई प्रश्नवाचक शब्द आ जाता है तो वह वाक्य अंग्रेजी में उसी प्रश्नवाचक शब्द अर्थात WH वर्ड से स्टार्ट हो जाता है।
ठीक है। तो वाक्य इंटेरोगेटिव है, लेकिन अपन को इन चीजों से कोई मतलब नहीं है। अपने लिए तो सबसे बेस्ट फॉर्मूला क्या है इंटेरोगेटिव को आइडेंटिफाई करने का, ये क्वेश्चन मार्क। जहां क्वेश्चन मार्क आ जाएगा सेंटेंस इंटेरोगेटिव बन जाएगा, और कुछ नहीं सोचना। क्लियर है। और जब इंटेरोगेटिव होता है तो नेचुरल सी चीज है कि अपन क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब जो होती है उसे पहले लिखते हैं। तो सबसे पहले अपन लिखेंगे वॉज वर्ब, फिर लिखेंगे अपन सब्जेक्ट, और फिर लिखेंगे कॉम्प्लीमेंट, और द मेन थिंग्स इज क्वेश्चन मार्क। क्लियर है। फर्स्ट सेंटेंस देखिए, क्या वह ईमानदार था, ये क्या आ गया, सबसे पहले आ गया क्या, और ये क्वेश्चन मार्क आ गया। क्लियर है। ठीक है। तो वॉज या वर में से कोई एक चीज लगानी है। अब बात आती है वॉज लगाएं या वर लगाएं, ये अपन ने पहले सीख लिया। अगर एक से मतलब है तो वॉज, और एक से ज्यादा से मतलब है तो वर। अपना सेंटेंस है क्या वह ईमानदार था, वह मानी एक, एक है तो क्या आएगा वॉज, तो ये हो गया वॉज। क्लियर। सब्जेक्ट वह को, ही, अब क्या बचा ईमानदार, तो ईमानदार को हॉनेस्ट, और ये क्वेश्चन मार्क। वॉज ही हॉनेस्ट, क्या वह ईमानदार था। क्लियर। सेकंड सेंटेंस देखिए, क्या वे किसान थे। ठीक। अब वे जो है वो क्या है, प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ क्या यूज होता है वर। तो सबसे पहले लिखा वर। सब्जेक्ट क्या था, वे को बोलते हैं दे। अब क्या बचा किसान, तो ये हुआ फार्मर, वर दे फार्मर्स, और ये क्वेश्चन मार्क। ठीक। तो लास्ट इज देखिए, क्या हम खिलाड़ी थे। ठीक है। क्या हम खिलाड़ी थे, हम का मतलब एक से ज्यादा होती क्या आया वर, आ गया वर ये आ गया। ठीक। इसके बाद सब्जेक्ट हमको वी। अब क्या बचा खिलाड़ी को क्या बोलते हैं प्लेयर्स, और ये क्वेश्चन मार्क। वर वी प्लेयर्स, क्या हम खिलाड़ी थे। ठीक है। तो इस प्रकार से अपन नॉन एक्शन पास्ट टेंस के अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। आज के लिए इतना ही, बाकी का अगला वीडियो आएगा जिसमें अपन पढ़ेंगे पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल पास्ट टेंस के बारे में। थैंक यू।